हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 46 से प्रैक्टिस सेट नंबर 50 तक के सभी प्रश्नों को करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है हमारा प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके वॉल्यूम सेकंड के लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम की बात करें एनटीपीसी का CBT 2 हो या फिर आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम हो, क्योंकि अगर देखेंगे तो साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही UPSI का भी एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्तों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने इस चैनल को, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए, ताकि थोड़ा सा अंदर से मैं भी मोटिवेटेड हो सकूं आप सबों के प्रति। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। साथ ही दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं चैनल पर, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो जो पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। क्या पूछा गया कि धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो सभी को पता होगा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो वो होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है। देखिए, बहुत से प्रश्न आपको देखने को साइंस के मिल जाएंगे और ये जो प्रश्न है एक्चुअली में यही सारे प्रश्न आपको ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो सीरीज भी। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि स्टैटिक जीके है तो साइंस के प्रश्न कम होंगे। देखिए, साइंस के प्रश्न भी आपको स्टैटिक जीके में काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर जो पॉलिटी का क्वेश्चन होता है सिर्फ वही स्टैटिक जीके के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैसे प्रश्न जिनके आंसर जो है सो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं उनको स्टैटिक जीके बोलते हैं। जैसे बहुत ऐसे भी प्रश्न होते हैं जैसे प्रेसिडेंट को लेके हो गया, प्राइम मिनिस्टर को लेके हो गया, तो वो प्रश्न आपके चेंज हो सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे आपके आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्न जिनके आंसर हमेशा समान होते हैं उन्हीं को स्टैटिक बोलते हैं। तो साइंस के भी ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर समान हो सकते हैं हमेशा, तो वो भी स्टैटिक के ही पोर्शन में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ठीक है, पूरा वीडियो सीरीज आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो निरंतर आप लोग बस बने रहिएगा वीडियो सीरीज में। तो पूछा गया प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट इनमें से कौन सा है, तो मॉस। देखिए, मॉस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका ब्रायोफाइटा पौधा होता है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो देखिए, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। MG रामचंद्रन की बात करें तो ये भी आपको भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करेंगे तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी। विनोबा भावे भी आपके भारत रत्न से सम्मानित है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 में जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी। कुल 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और CV रमन जी को। ठीक है, और सबसे पहले मरणोपरांत की अगर बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था। और पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था वो थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के उपनाम से भी हम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ है निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है यह आपका किस नदी पे है, कई बार प्रश्न आए भी हैं, तो कृष्णा नदी पे। ठीक है, किस पे है, तो कृष्णा नदी पे है। और किस राज्य में है, तो तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे, तेलंगाना में। तेलंगाना के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो KCR, के चंद्रशेखर राव। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है बताना है। तो देखिए, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपकी महेंद्रगिरी। ये जो नीचे का आपका पेनिसुलर इंडिया है तो इधर पे आपकी जो घाट है, ठीक है, घाट कहने का क्या मतलब कि यहाँ भी आपके इस साइड में भी पूरा जल वाला क्षेत्र है, इधर भी है इधर भी है। तो ये जो आपके 2 घाट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, एक है आपका ये वाला आपका हो गया कौन सा, ये हो गया पश्चिमी घाट, इधर हो गया आपका पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊँची चोटी कौन सी, तो सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी महेंद्रगिरी। और यही प्रश्न अगर पश्चिमी घाट के साथ हो जाए तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी हो जाएगी कौन सी, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर बी। दोदा बेटा की बात करेंगे तो दोदा बेटा जो है यह आपकी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, तो चेतन भगत के द्वारा कौन सा पुस्तक है इनमें से जो कि नहीं लिखा गया है, तो रेवोल्यूशन 2020 है, चेतन भगत की ही बुक है। मेकिंग इंडिया ऑसम की बात करेंगे तो ये भी आपका चेतन भगत का ही बुक है। वाइज
एंड अदरवाइज, देखिए वाइज एंड अदरवाइज की बात करेंगे तो ये आपका चेतन भगत का बुक नहीं है, और राइट आंसर प्रश्न के लिए सी नंबर ऑप्शन है। वाइज एंड अदरवाइज की बात करेंगे तो यह पुस्तक आपका सुधा मूर्ति, ठीक है, किसके द्वारा, सुधा मूर्ति जी के द्वारा यह पुस्तक जो है सो लिखित है। साथ में अगर वन इंडियन गर्ल की बात करेंगे तो वन इंडियन गर्ल जो बुक है यह भी किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी आपके चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। सातवां प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो वह आपका वडोदरा में, ठीक है, कहाँ पे, वडोदरा में। आठवां प्रश्न है यूको बैंक की टैगलाइन क्या है। देखिए यूको बैंक की बात करेंगे तो यूको बैंक का जो टैगलाइन है वह है आपका ऑनर्स योर ट्रस्ट, ठीक है, क्या है, ऑनर्स योर ट्रस्ट, यूको बैंक की टैगलाइन है। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं। तो देखिए बांसुरी वादक दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। पहला जो ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया मशहूर बांसुरी वादक हैं, ठीक है, मशहूर बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। साथ में पन्नालाल घोष का भी नाम याद रख सकते हैं, एक रोनू मजूमदार हैं, उनका भी नाम आप लोग बांसुरी के वादन के क्षेत्र में याद रख सकते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया हो गए हैं, पन्नालाल घोष हैं, रोनू मजूमदार हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। बाकी जाकिर हुसैन के बारे में सभी को पता होगा, प्रसिद्ध तबला वादक हैं। शिव कुमार शर्मा की बात करेंगे तो संतूर वादक, और पंडित रविशंकर, तो पंडित रविशंकर जी की बात करेंगे तो यह आपके सितार वादक हो जाएंगे। आगे है 10वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए मोआत्सु उत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है, कहाँ पे, मोआत्सु उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां, पूछा गया है कि वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, कब की बात है, तो वर्ष 1817 की बात क्या है, पूछा यह गया है कि समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो प्रयास है यह किया गया था डोब्राइनर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो डोब्राइनर के द्वारा किया गया था। 12वां प्रश्न है कि दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो दुर्गंधनाशक में जो तत्व मौजूद होता है वह है आपका अल्मुनियम, ठीक है, कौन सा तत्व मौजूद होता है दुर्गंधनाशक में, तो एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 13वां प्रश्न की पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। देख लेते हैं, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला। ये थोड़ा सा आपको दुर्रानी साम्राज्य नया दिखेगा, तो देखिए अगर दुर्रानी साम्राज्य दिखे यह भी सही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या पता होता है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी किसके बीच में हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में। तो अहमद शाह अब्दाली जो थे दुर्रानी साम्राज्य के ही थे, ठीक है। और अगर पूछा यह भी जाता है कि मराठाओं की तरफ से जो है सो आपका नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था मराठाओं की तरफ से सदाशिव राव भाऊ ने, ठीक है, किसने किया था, सदाशिव, ठीक है, सदाशिव राव भाऊ ने, ठीक है, मराठाओं की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो सदाशिव राव भाऊ ने। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी, तो 1761 में, ठीक है, कब, 1761। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य वाला जो ऑप्शन नंबर डी है यह है आपका पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो 1556 में, ठीक है, कब, 1556 में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, जिसको हेमू भी बोला जाता है। आगे है 14वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। तो महानदी की बात करेंगे तो नहीं है, ताप्ती, हाँ देखिए ताप्ती जो है आपका 14वां का राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश से। बाकी अगर कृष्णा की बात करें तो यह आपका महाराष्ट्र के महाबलेश्वर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से उत्पन्न होती है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह है जिस पे नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है, वह ग्रह है आपका मंगल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मंगल। सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8, ठीक है, कुल कितने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। कौन कौन सा, तो सूरज से मतलब हमको एकदम पूरे जो है सो सीरीज में याद रखना है। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आपका मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद तीसरा हमारा अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद आपका जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस और नेपच्यून। एक प्लूटो भी था जो कि सभी को पता भी होगा कि 2006 के बाद जो है सो उसको क्या बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब सूरज से इतना ज़्यादा दूर होने के कारण वहाँ पे लाइट
मतलब सही से नहीं जा पाता था, जिस वजह से उसको प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया गया। और भी बहुत सारे उसके रीजन थे जिसके वजह से जो है सो उसको हटा दिया गया। तो पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे, अभी सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। आगे 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान है, सभी को पता होगा कहाँ पे है, तो असम में। असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखना है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और एक काजीरंगा, दोनों पूछे भी जाते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हो गया? असम में। देखते हैं 17वां प्रश्न है कि फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? तो बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल, इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा कौन है? तो तिब्बती धर्म गुरु। ठीक है, कौन है? तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु हो जाएंगे दलाई लामा। अगर पूछा जाए कि क्या है या फिर कौन है, तो ऐसे आप लोग जान जाइए कि क्या है, तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु काफ़ी फेमस हैं। और फ्रीडम इन एग्जाइल बुक है, इसको लिखा है किन्होंने? तो दलाई लामा ने। आगे आपका 18वां प्रश्न है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो देखिए हेपेटाइटिस जो होता है किसके कारण होता है? तो यह आपका एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, मतलब वायरस के कारण होने वाला रोग है हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो उगादि त्यौहार जो है यह आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटका में। ठीक है, किस राज्य में? उगादि त्यौहार कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 20वां प्रश्न है कि किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जानते हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एक और है आपका 1909 में आया था मार्ले मिंटो। ठीक है, 1909 में आया था मार्ले मिंटो बिल। तो अगर पूछा जाए कि मार्ले मिंटो बिल कब आया था, तो 1909 में। थोड़ा सा कन्फ्यूजन दोनों में होता है, ये है आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड और वो है मार्ले मिंटो, और ईयर भी थोड़ा सा देखने में एक टाइप का लगता है। तो मार्ले मिंटो की बात करेंगे तो 1909 में, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में। ठीक है, 1919 वही वर्ष है जिस वर्ष जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 47। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 47 और पहला प्रश्न है कि मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम के बारे में पूछा गया है। तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, क्या बोलते हैं? पावो क्रिस्टेसस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए पहला जो लोकसभा था उसका गठन कब किया गया था? तो उसका गठन किया गया था 1952 में, 1952। और अभी जो वर्तमान लोकसभा चल रही है कौन से नंबर की है? तो वह है आपकी 17वीं लोकसभा। ठीक है, कौन हो जाएगी? तो 17वीं लोकसभा है। और लोकसभा की अगर बात करेंगे तो कुल कितने? अधिकतम 552 सदस्य लोकसभा में रह सकते हैं। ठीक है, इसके भी हैं जैसे कि 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं। एक बार आप लोग इसका डिवीज़न देख लीजिए 552 का। देखिए 530 सदस्य जो हैं ये राज्यों से चुन के आते हैं, 20 सदस्य जो हैं यह आपके केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। तो 530 और 20 कितने होते हैं? तो ये आपके हो गए 550। और 2 सदस्य वही हैं जो आप लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य का मनोनीत किया जाता है। कहाँ पे? तो लोकसभा में। ठीक है, और यह आंग्ला भारतीय समुदाय के होते हैं। ठीक है, जिनको मनोनीत करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो इस तरह से कुल 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है कि लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो यह जो है आपके पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए खो खो का जो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, ऑप्शन नंबर सी। कुल कितने खिलाड़ी? तो 9 खिलाड़ी। 5वां प्रश्न है कि प्रणीत नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्रणीत नायक की बात करेंगे तो यह आपका किससे संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से। ठीक है, जिम्नास्टिक के खेल से संबंधित है प्रणीत नायक, ऑप्शन नंबर ए। 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो 4 मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 4 मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, किसने बनवाया था? तो 4 मीनार बनवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। कहाँ पे है 4 मीनार? तो यह है आपका तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ पे? तेलंगाना के हैदराबाद में है कुली कुतुब शाह।
के द्वारा बनवाया गया मीनार, जिसको चार मीनार के नाम से जानते हैं। आगे है 7वां प्रश्न है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में किसका सर्वोच्च शिखर है। तो देखिए गुरु शिखर जो है ना अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कि 1728, ठीक है, 1728 मीटर ऊंची है। ठीक है, गुरु शिखर की अगर ऊंचाई कभी पूछी जाए तो वह कितना है, 1728 मीटर है, और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आगे 8वां प्रश्न है कि अशरफ गानी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए अगर अशरफ गानी की बात करेंगे तो अशरफ गानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अशरफ गानी निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के बारे में अगर देख लेंगे, कैपिटल इसका हो जाएगा काबुल। ठीक है, सभी को पता होगा। और अगर करेंसी की बात करेंगे तो अफगानी या फिर अफगानी रुपया भी वहाँ की करेंसी है। ठीक है, अफगानी या फिर अफगानी रुपया, इस तरह के ऑप्शन आपको दिख जाएंगे अगर पूछे जाते हैं प्रश्न तो। 9वां प्रश्न है कि जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो देखिए जोगाई नृत्य जो है ये आपका किस राज्य का नृत्य रूप है, तो मणिपुर का। ठीक है, किसका, तो मणिपुर का नृत्य रूप है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न कि 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी कौन थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव के अनुयायी कौन थे। तो वीरशैव के जो अनुयायी थे वह थे आपके वासव। ठीक है, कौन थे, वासव, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 11वां प्रश्न कि प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। देखिए प्राचीन भारत में अगर महाजनपद की बात आएगी ना तो टोटल जो है सो आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें, प्रश्न पूछे भी जाते हैं थोड़े से आपके टफ लेवल में बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल लेवल पे प्रश्न कहीं भी आ सकते हैं, कोई भी प्रश्न देख लेते हैं। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है यह आपका 2 धर्म ग्रंथों में मिलता है। एक आपका बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। तो उसमें भी आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दूसरा ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र या भगवती पिटक भी बोलते हैं, जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है। तो इन दोनों ग्रंथों में जो है आपके प्राचीन समय में जो आपका 16 महाजनपद थे उनका जो उल्लेख है यह दोनों ग्रंथों में आपको मिलता है। ठीक है, कौन कौन सा ग्रंथ है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूतक। आगे है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, यह कहाँ पे हो जाएगा, तो राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ पे है, गुजरात में हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। बाकी भी ध्यान से देख लीजिएगा। 13वां है कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेदांत किसको बोलते हैं, तो देखिए वेदांत जो है यह आपको बोला जाता है उपनिषद को। ठीक है, वेदांत किसको बोला जाता है, वेद दूसरा चीज़ होता है और वेदांत होता है जिसको उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगी वह आपका है गुजरात का। ठीक है, किसका है, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात का। लेकिन ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं है तो आंध्र प्रदेश सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 17वीं लोकसभा में सदन के नेता कौन है। देखिए 17वीं लोकसभा में सदन के नेता, तो सदन के में 2 तरह के नेता होते हैं। एक नेता होते हैं आपके सत्ता पक्ष के, दूसरे होते हैं प्रतिपक्ष के। तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं लोकसभा में वह आपके नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, और प्रतिपक्ष के जो नेता हो जाते हैं वो होते हैं आपके अपोजिशन वाले। ठीक है, तो वह कौन है, तो वह है अभी कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अधीर रंजन चौधरी। और इसी तरह से आपके राज्यसभा में भी नेता सत्ता पक्ष होते हैं और आपके नेता प्रतिपक्ष होते हैं। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है। ठीक है, तो कौन सी भाषा हो जाएगी जो अनुसूचित भाषा नहीं है, तो वह भाषा हो जाएगा आपका राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा जो है यह अनुसूचित भाषा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अगर इसकी बात करेंगे ना, एनसीपी इसको बोलते हैं। ठीक है, एनसीपी, तो एनसीपी का गठन कब किया गया था, 1999 में। और यह जो पार्टी है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक्टिव है, जो कि आपको पता भी होगा कि शरद पवार की एक पार्टी है जिसका कि आपका पॉलिटिकल सिंबल क्या है, टेबल पे जो घड़ी आती है ना
मतलब टेबल क्लॉक जो बोलते हैं वह इसका सिंबल होता है और 1999 में गठित है। क्या नाम है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। मुख्य रूप से देखेंगे तो आपका एक्टिव है महाराष्ट्र में ही। और अगर फाउंडर की बात करेंगे तो अभी जो आपके इसके नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं शरद पवार, उन्हीं के द्वारा जो है सो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। मुख्य रूप से शरद पवार थे, वैसे आपके तारिक अनवर भी एक इस पार्टी के पहले नेता हुआ करते थे। 18वां नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदारो की बात करेंगे तो मोहनजोदारो जो है यह आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदारो क्या मृतकों के टीला के भी नाम से जाना जाता है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदारो का। आगे है 19वां प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो यह आपका खेल के क्षेत्र से संबंधित है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। मैंने बहुत बार बताया है और बहुत रिपीटेड प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार वाला। सभी को पता भी होगा कि 1985 से जो है सो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट जो प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। आगे है 20वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? तो कॉपर की बात करेंगे धातु है, आयरन भी धातु है, टिन भी धातु है, सेलेनियम। देखिए सेलेनियम की बात करेंगे तो यह आपका क्या है? धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 48। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 48 और पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की सीमा भारत के साथ बिल्कुल लगती है। ईरान, देखिए ईरान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? ठीक है, तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से कौन सा दिए गए ऑप्शन में से नहीं है? तो देखिए पहला जो ऑप्शन है गरुड़, यह ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। विष्णु जी का कोई भी जो है 10 अवतार में से गरुड़ अवतार कोई भी नहीं था, ठीक है। मत्स्य अवतार था, कृम अवतार था, वाराह अवतार था, उसके बाद देखेंगे तो नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, ये सभी क्या हैं? विष्णु जी के ही अवतार हैं। आगे है आपका तीसरा प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस की बात करेंगे तो यह आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को, ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को। आगे है चौथा प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है यह आपका किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था आपका 1951 में, ठीक है। कब शुरू किया गया था? तो 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी फेमस भी है, लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं? तो लोकनायक के उपनाम से जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में देख लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम को आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर क्या है? इनके द्वारा रचित जो है सो आत्मकथा है इनकी। आगे है छठा प्रश्न है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है यह आपका विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा जारी होता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता है? तो वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जानते हैं? तो वास्तुकला का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रीतजेकर, ठीक है। प्रीतजेकर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए। रमन मैग्सेसे की बात करेंगे तो एशिया का नोबेल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल बोला जाता है। आगे है संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? देखिए अगर भाग की बात करेंगे तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह आपका भाग 20 में, ठीक है। किसमें? भाग 20 और अनुच्छेद 368 से संबंधित है, ठीक है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है संविधान संशोधन का। और प्रश्न में भाग पूछा गया है तो भाग हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित नहीं किया गया? देखते हैं पहला ही ऑप्शन है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी को ना नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कई बार जो है सो मतलब ऐसा लगा था कि इन्हें मिल सकता है, लेकिन मिला नहीं महात्मा गांधी जी को। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कैलाश सत्यार्थी, तो इनको जो है सो आपका नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, ठीक है। कब? 2014 में, मतलब नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 में। हरिगोविंद खुराना की बात करेंगे तो 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए, ठीक है, इनकी
इनके द्वारा रचित बुक था जो कि गीतांजलि जिसका नाम था, उसके लिए साहित्य का नोबेल दिया गया था कब? 1913 में। और भारत के तरफ से सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो यहाँ पे तो विलियम लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, विलियम लॉरेंस ब्रैग जो हैं इन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वैसे अभी आपका मलाला यूसुफजई, जिनको भी 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था कैलाश सत्यार्थी के साथ में ही, तो वो भी शायद सबसे कम उम्र की महिला हैं। इस पर थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करना पड़ेगा, आप लोग को अगर किसी को पता होगा तो बताइएगा। वैसे यहाँ पे आपका विलियम लॉरेंस ब्रैग है और इन्हें भी जो है सो बहुत कम उम्र में ही मिला था। इन्हें 1915 में, ठीक है, 1915 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल इन्हें दिया गया था विलियम लॉरेंस ब्रैग को। तो अगर ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि अगर वो मलाला यूसुफजई वाला होता है तो ऑप्शन वही सही होता, ठीक है, मलाला यूसुफजई ही सबसे युवा हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पे ऑप्शन में मलाला यूसुफजई नहीं है, तो उनसे मलाला यूसुफजई से पहले हो सकता है कि विलियम लॉरेंस ब्रैग हो गया, और ये उस समय का प्रश्न हो सकता है। मैं कंफर्म पूरा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि, लेकिन 99% मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सबसे युवा, अभी हाल ही में ये चीज़ चर्चा में भी रही थी कि मलाला यूसुफजई हैं जिन्हें 2014 में आपका नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। आगे है 11वां प्रश्न, अगर किसी को पता हो इस बारे में तो थोड़ा सा अगर देखिएगा, गूगल करके कोई होगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 11वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स डे से संबंधित है। तो माइकल फेल्प्स की बात करेंगे तो यह जो है सो आपके अमेरिकी स्विमर हैं, ठीक है, अमेरिका के हैं, मतलब स्विमर हैं, ठीक है, किस और तैराक हैं, क्या नाम है? माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृक्क का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए वृक्क का जो अध्ययन किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। और वृक्क मतलब किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती हैं उसे नेफ्रॉन का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो वहीं से आपका नेफ्रोलॉजी को भी थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। तो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे नेफ्रॉन बोलते हैं, और नेफ्रोलॉजी मतलब वृक्क या बोले तो किडनी का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी की बात करेंगे तो ये आपका हृदय के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अध्ययन को बोला जाता है कार्डियोलॉजी। आगे है 13वां प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया है। तो जन गण मन जो है यह मूल रूप से अगर देखेंगे तो किस भाषा में रचित था, तो यह आपका बांग्ला भाषा में रचित था। और किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, सभी को पता भी होगा, एक है इंडिया और दूसरा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आमार सोनार बांग्ला। आगे है 14वां प्रश्न है सोने का प्रतीक क्या है। तो देखिए सोना जो है, सोना का प्रतीक क्या होता है? सोने का प्रतीक हो जाएगा यहाँ पे AU, ठीक है, सोने का प्रतीक क्या हो जाएगा? AU हो जाएगा। 15वां प्रश्न है धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? तो धनश्री जो है यह आपका ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। धनश्री किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाएगी। 16वां प्रश्न है कि कजरी लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए कजरी जो लोकगीत है मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है कि रानी की वाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद है? तो रानी के वाव की जो आकृति है यह किस करेंसी पे है? तो यह आपका छपा है 100 रुपये के नोट पे, ठीक है, किस पे? 100 रुपये के नोट पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था? तो सभी को पता भी होगा कि 370 जिसको कि क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था इस अनुच्छेद के तहत। 19वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो देखिए भारत में जो कुल साक्षरता दर है वह है आपका 74.04%, ठीक है, 74.04%। और सबसे अधिक साक्षर राज्य की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है, कुल साक्षरता दर है 74.04। आगे है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 49। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो देखिए पहला जो संशोधन था वह आपका 1951 में किया गया था। ठीक है, पहला संशोधन कब किया गया, 1951 में, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जो कि है मणिपुर में। क्या नाम है उसका, तो कैबूल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, कैबूल लेमजाओ राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ। तो देखिए असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो यह जो आंदोलन है यह आपका कब समाप्त हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ था। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी, तो यह आपका 1920 में। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जम्मू एवं कश्मीर का पारंपरिक लोक नाट्य है। तो जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक जो लोक नाट्य है वह कौन सा हो जाएगा, तो भांड पाथेर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, भांड पाथेर, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है कि चार महान सत्य, ठीक है, चार महान सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो चार महान सत्य की अवधारणा जो है यह आपका संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश का घोषणा करने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो अध्यादेश लागू करना या फिर जो घोषणा करने की शक्ति होती है किसके पास होती है, तो यह शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। और डायनामाइट में मुख्य रूप से एक तत्व पाया जाता है जो कि कई बार पूछा भी गया, उस तत्व को बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। आविष्कारक कौन है डायनामाइट के, तो अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पता भी होगा सभी लोगों को। आठवां प्रश्न है कि इकबक्स, ठीक है, इकबक्स कैबलस निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। तो इकबक्स कैबलस जो है यह आपका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो घोड़ा का। ठीक है, किसका, घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, कौन सा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित जो विटामिन हो जाएगा वह विटामिन है विटामिन डी। ठीक है, अस्थियों से संबंधित या विटामिन होता है, मतलब अस्थियों से संबंधित जो रोग होते हैं उससे बचाव के लिए इस विटामिन का जो है सो काफ़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। 11वां प्रश्न है कि भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बेस्टिल दिवस किस भारतीय संघ शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है पौंडीचेरी में। ठीक है, कहाँ पे, पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है। तो संचारी रोग की बात करेंगे तो संचारी रोग देखिए ऑप्शन में से कौन सा है, खसरा। देखिए खसरा जो है क्या है, एक संचारी रोग है। बाकी अल्जाइमर हो, डायबिटीज हो या अस्थमा हो, ये क्या होता है, संचारी रोग नहीं होता है। 14वां प्रश्न है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान बुक का नाम है और इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। कई बार इस बुक का जिक्र भी हुआ है और कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। बुक का क्या नाम है, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। किसके द्वारा रचित है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। आगे है आपका 15वां प्रश्न है कि दीपक कर्माकर निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो दीपक कर्माकर की बात करेंगे तो दीपक कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक से। ठीक है, किससे, तो जिम्नास्टिक से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्रोमाइट का प्रमुख उत्पादक है। तो क्रोमाइट का जो प्रमुख उत्पादक है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह राज्य है आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17वां नंबर प्रश्न है कि जब एक वस्तु को ध्रुव 17वां प्रश्न है कि जब एक वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निम्नलिखित छवि का आकार क्या होता है। तो छवि का आकार किस तरह का हो जाएगा, बढ़ा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, छवि जो है आपका बड़ा दिखेगा। 18वां प्रश्न है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए गुरु नानक देव के अगर जन्म की बात करेंगे तो वह है आपका तलवंडी।
ठीक है, कौन सा, तलवंडी। और एक ननकाना साहिब जगह भी है, ठीक है, ननकाना साहिब, तो वही आपका स्थान भी है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है वह बताना है। तो अगर महिंद्रा ग्रुप की बात करेंगे तो आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है यूनिलीवर। यूनिलीवर जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यह आपका 2013 में, ठीक है, कब, 2013 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट नंबर 50वां, ठीक है, 50वां नंबर प्रैक्टिस सेट। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो हम्पी का जो त्यौहार है या फिर हम्पी के जो अवशेष हैं वो आपके किस राज्य में है, तो कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी त्यौहार भी मनाया जाता है और हम्पी के अवशेष कहाँ पे हैं, किस राज्य में, तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है, ठीक है। किस राज्य में छत वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर राज्य के सभी घरों में अनिवार्य है। हाँ, तो देख लीजिए ये जो आपका राज्य है वह है आपका तमिलनाडु। वहाँ पे क्या है कि आपको छतों पे क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर टाइप का जो है सो घर बनाना अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है कि एक महिला में पैतृक गुणसूत्र का क्या संयोजन होता है। तो महिला की अगर बात करेंगे तो महिला में आपका XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। महिला में किस प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और पुरुषों की बात करेंगे तो XY क्रोमोसोम्स पाया जाता है, ठीक है, और महिलाओं में XX। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादों में विकृत गंधिका उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो खाद्य उत्पादों में विकृत गंधिका जो उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा, तो यह आपका ऑक्सीजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यास द रूम ऑन द रूफ के लेखक है। तो द रूम ऑन द रूफ जो उपन्यास है इसके लेखक हो जाएंगे आपके रस्किन बॉन्ड, ठीक है, कौन हो जाएंगे, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन, ठीक है, कौन सा कृत्रिम रसायन ओजोन परत के हास्य के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के हास्य के लिए जो जिम्मेदार है वह कौन सा हो जाएगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, ठीक है, इस तरह के जो ठंडे वाले चीज़ होते हैं जिससे कि आपका एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और मुख्य रूप से ओजोन में जो आपका छिद्र हो रहा है CFC गैस के कारण ही हो रहा है। आगे है सातवां प्रश्न है, अरुंधति राय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है। तो अरुंधति राय को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर देखें तो मैन बुकर पुरस्कार से जो है सो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे है अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का प्राणी है। तो अमीबा की बात करेंगे तो अमीबा जो है यह आपका प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है, ऑप्शन नंबर सी। नौवां प्रश्न है, हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरियाणा हरिकेन जो है यह आपका किसका उपनाम है, तो कपिल देव का, ठीक है। हरियाणा हरिकेन किसका उपनाम है, तो कपिल देव जी का उपनाम है हरियाणा हरिकेन, ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है, बेबीलोन का लटकता हुआ बगीचा निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है। तो देखिए बेबीलोन का जो लटकता हुआ बगीचा है यह किस प्राचीन संस्कृतियों से संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया की जो प्राचीन संस्कृति थी उससे संबंधित है बेबीलोन वाला, ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है, किस वंश ने प्राचीन भारत में गंधार कला का विकास किया था। तो देखिए गंधार कला का जो विकास हुआ था यह आपका किसके टाइम पे हुआ था, तो कुषाण वंश के द्वारा किया गया था। और कुषाण वंश का जो टाइम पीरियड था उसी समय जो गंधार कला काफ़ी विकसित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2000 रुपये के नोट पर अंकित है। तो 2000 रुपये के नोट पे मंगलयान, ठीक है, 2000 रुपये के नोट पे किसका जो है सो चित्रांकन किया गया है, तो मंगलयान का, ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 13वां प्रश्न है कि वर्ष 1946 ईस्वी में संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो BN राव को, ठीक है, किसको, BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था BN राव को, ऑप्शन नंबर ए।
आगे है 14वां प्रश्न है कि भारत में जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो जो सही है वह आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला है चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र, गलत। अरुणमुला कनांदी कर्नाटक, ईस्ट इंडिया लेदर, देखिए ईस्ट इंडिया जो लेदर वाला है, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, यह आपका सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु, इसको जो है सो जीआई टैग प्राप्त है। बाकी जो भी है आपके मिसमैच है। जीआई टैग के बारे में देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और सबसे पहले जीआई टैग किसी चीज़ को प्राप्त है तो वो है आपका दार्जिलिंग चाय। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में सभी को पता भी होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 51 का ए में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 के ए में, ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, इलाहाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है, कोलकाता में। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो सभी को पता भी होगा, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे वह आपका स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न कि राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था, तो इसे आपका अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, मतलब आपका रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले, बस ध्यान इतना ही रखना है, 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 19वां प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यह आपका किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है इस वीडियो के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि फीफा की स्थापना डैश में हुई थी। तो फीफा जो होता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि आपका फुटबॉल का सबसे बड़ा एक तरह से देख सकते हैं तो वर्ल्ड कप के रूप में ये आपका जाना जाता है, फीफा वर्ल्ड कप। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सभी दोस्तों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स आपके रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस के का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।